हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने दो प्रसिद्ध फेमस पोइम लिखी, कविताएं लिखी, जिनमें से हमने फर्स्ट पोइम देखी थी फायर एंड आइस। आज उसी क्रम में हम उनकी एक और शानदार कविता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की एक धूल या कण। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, कविता में कवि दो स्टेंजे के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें विषय वस्तु, जो उनकी मेन थीम है कविता की, उस विषय वस्तु की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ की धूल है, और क्रो है या फिर हेमलॉक ट्री जो विषैला वृक्ष है। देखो, क्रो यानी कोवा है, यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है जो विषैला वृक्ष होता है, और एक होता है डस्ट ऑफ स्नो। तो हमने यहाँ देखा कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो तो यहाँ पे सिंबल है होप, आशा का। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री एक विषैला वृक्ष होता है जिसपे सफेद फूल आते हैं। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो सब सोरों के यानी दुख के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेंजे में कवि हमें क्या कहना चाहता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक कौवा होता है, जो जब कभी सुबह मॉर्निंग के समय, दोपहर में, जब भी वो सर्दियों के समय में एक हेमलॉक नामक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपना दुखों का विलाप कर रहे थे, उसी समय एक कौवा उस वृक्ष पर आकर के बैठ जाता है और वहां पे बैठ करके एक डाली को हिला देता है। और जब डाली हिलाते हैं, टहनी को हिला देते हैं, तो उससे बर्फ का जो टुकड़ा है या कण है वो सीधे कवि के मस्तिष्क पर यानी सर पे आके लगता है। तब कवि महसूस करता है कि जब इस विषैले वृक्ष पे ये कौवा बैठ करके, कौवा और विषैला वृक्ष दोनों किसके प्रतीक हैं, दुख के, यानी जब वो दुख और वो दुख मिलकर के भी वो टहनी लाने में कौवा सक्षम है, उसी प्रकार उस कौवे को और उस विषैले वृक्ष को देख करके कवि के मन में विचार आया कि जब तब कवि था, जैसे ही बर्फ के कण उसके मस्तिष्क पे गिरा तो उसमें जो दुख विलाप कर रहा था, तो उसमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। उन दुखों के बीच में उसे एक आशा की किरण दिखाई देती है और वह अपना साहस जुटा लेता है, जो बचा हुआ समय होता है उसका सदुपयोग करने में। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है, पहले स्टेंजे में बता रहा है कि जिस तरीके से एक कौवे ने जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक नामक उस विषैले वृक्ष पर उस बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। यहाँ तक पहले स्टेंजे में कहता है कि जिस प्रकार से उस कौवे ने इतना सांस जुटाते हुए कि उस विषैले वृक्ष पर बैठ करके उस टहनी को हिला देता है और उस बर्फ के टुकड़े को मेरे सर पे गिरा देता है, तो इस प्रकार की चीजों को देख करके जो बर्फ के कण थे जो मेरे सर पे गिरे, उन्होंने मेरे हृदय की मनोदशा अर्थात मेरे मन के विचारों को ही बदल दिया। और जो मेरा दिन बचा हुआ था, जो समय मेरा दिन, उस कुछ भाग को मैंने बचा दिया था, अन्यथा मैं उसे भी अपने दुख विलाप यानी अपने उस भय, दुख और विलाप में उस दिन को भी मैं करता, उस व्यर्थ नष्ट कर देता। उस नष्ट करने वाले समय को मैंने दुखों में एक आशा की किरण को लेकर उसका सदुपयोग करना सीखा, और उस आशा के साथ ही मैंने अपना साहस जुटाया और जो बचा हुआ समय था उसका मैंने सदुपयोग किया। सेकंड स्टेंज में कवि हमें कहना चाहता है कि जो बर्फ के कण थे वो मेरे हृदय की मनोदशा में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, और जो मेरे दिन व्यर्थ हो रहे थे, जो मैंने दिन आधा बिता दिया था, अब आधा दिन बचा हुआ है, उस आधे दिन का मैंने किस प्रकार से सदुपयोग करने में अपना साहस जुटा पाया। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें बतलाना चाहते हैं कि संवेदनशील जो व्यक्ति होता है उस पर प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी प्रकृति का कोई भी प्रभाव उस संवेदनशील व्यक्ति के ऊपर अवश्य ही गिरता है। जैसे कि अपने सर्दियों में, सर्दी का मौसम होता है तो उसका प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है, गर्मियों में प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है, या फिर प्रकृति की ऐसी कोई भी गतिविधि जो
क्या करती है, सभी मनुष्यों को अपनी ओर प्रभावित करती है, आकर्षित करती है और सभी व्यक्ति उससे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि है जो कहना चाहता है कि कैसे यहाँ पे देर आर सम सिंपल एक्शन, यहाँ पे कुछ सामान्य गतिविधि होते हैं प्रकृति के साथ। देर आर सिंपल एक्शन, यहाँ पे कुछ सिंपल एक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, जो दैट लिव ए ग्रेट इम्पैक्ट, दैट लिव ए ग्रेट इम्पैक्ट, जो एक गहरा प्रभाव, ए ग्रेट यानी बड़ा या गहरा, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, लिव यानी छोड़ देते हैं, अपनी छाप है वो छोड़ देते हैं किसके ऊपर, ऑफ ह्यूमन माइंड, मानव के मस्तिष्क पर। उसी प्रकार यहां से कहता है, कवि कहना चाहता है कि जो धूल गिरना यानी फॉलिंग ए डस्ट ऑफ स्नो, धूल का गिरना कहां से, ऑन द ट्री, उस वृक्ष पे, यानी धूल का गिरना कवि के मन को बदल देता है, अर्थात ए फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, देखो फॉलिंग ए डस्ट ऑफ स्नो ऑन द ट्री, उस पेड़ पर से जो बर्फ का टुकड़ा गिरना वो क्या कर देता है, द पोइट लीड्स, जो कवि से जुड़ जाता है, कवि को जोड़ देता है, क्या करने में, क्या करने में, टू पॉजिटिव चेंज, उसके अंदर सकारात्मकता लाने में, टू पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन, और वो भी किसमें, ऑफ हिज थॉट, उसके विचारों में, यानी चेंज हिज थॉट, जो उसको बदल ही देते हैं, किसमें, ऑफ द पोइट, कवि के विचारों को ही बदल देता है। कैसे एक बर्फ का टुकड़ा है जो पोइट के विचारों के अंदर ही चेंज कर देता है, उसे परिवर्तन कर देता है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि पेड़ से बर्फ गिरने की एक छोटी सी गतिविधि होती है जो किस प्रकार से कवि के विचारों को, कवि के मन के विचारों को या उसके हृदय को ही क्या कर देती है, बदल देती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ए सेंसिटिव पर्सन, एक जो संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, हैज इम्पैक्ट, उस पर प्रभाव पड़ता है, ऑफ एवरी एक्शन, प्रत्येक प्रतिक्रिया का। हम कह सकते हैं कि ए सेंसिटिव पर्सन, एक संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, हैज इम्पैक्ट ऑफ एवरी एक्शन, वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कुछ सामान्य कार्य होते हैं, प्रकृति के सामान्य कार्य या गतिविधि, यानी देयर आर सम सिंपल एक्शन, यहाँ पे कुछ सामान्य जो कार्य भी होते हैं, दैट लिव ए ग्रेट इम्पैक्ट, जो एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं किसके ऊपर, ऑफ ह्यूमन माइंड, हमारे मानव के मस्तिष्क पर। प्रकृति की ऐसी कोई भी घटना जो किसी भी मनुष्य के ऊपर पड़ जाती है, जो एक गहरा छाप छोड़ जाती है। तो कवि कहना चाहता है कि प्रकृति है जो किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी समय कोई भी घटना को प्रकट करके या कोई भी घटना को घटित करके मनुष्य के अंदर विचारों को परिवर्तन कर सकती है। तो आज हमने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनकी बहुत ही अच्छी या कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी जो हमें बतलाना चाहती है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को या अपने समय को दुरुपयोग में कर रहे हैं या दुरुपयोग में व्यतीत कर रहे हैं। हम इस समय को वैसे ही खाली समय में खराब कर रहे, इसको व्यर्थ कर रहे हैं। तो हमें भी इस कविता से यह सीख लेनी चाहिए कि जब कवि निराशा में बैठा रहता है, दुखों में विलाप कर रहा होता है, तो उस समय दुखों में वह जो एक छोटी सी घटना उसके पूरे जीवन को बदल देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इन दुखों को त्याग करके, इन दुखों को विलापों को भूल करके हमें अपने एक नए जीवन को यानी खुशहाल और आनंदपूर्वक जीवन हमें जीना चाहिए। कवि हमें कहना चाहता है कि हमें इन दुखों को भूल करके एक नई आशा के साथ, एक नई किरण के साथ अपने जीवन को रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ लेकर चलना चाहिए। जिस प्रकार से एक कहानी याद आती है कि एक जोकर होता है, जादूगर लगा लो, एक जोकर होता है। एक समय की बात होती है कि वो जादूगर था, वो जोकर था, वो जोकर सर्कस दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। तो जो जोकर था वो एक बहुत ही शानदार जोक सुनाता है और उस जोक को सुनकर के सभी जो व्यक्ति हैं, यानी वहाँ पे जो जोक सुनने वाले थे,
उस मीटिंग में बैठे हुए थे सभी लोग जोर से हंसने लगे, बहुत जोर से हंसने लगे, यानी किसी की भी हंसी नहीं रुकी। फिर उस जोकर ने वापस से वही जोक सुनाया। तो पहले जब सब लोग हंसे थे, अब की बार 90 लोग हंसे, यानी कुछ लोग नहीं हंसे, बाकी सब हंसे। फिर उसने वापस से वही जोक सुनाया, अब की बार आधे लोग हंसे। फिर उसने चौथी बार फिर वही जोक सुनाया वापस, फिर लोग कम हंसे, 30 व्यक्ति हंसे, और एक समय ऐसा आया कि कोई भी नहीं हंसा। तब एक जोक किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम बार बार एक ही जोक क्यों सुना रहे हो, सब ऊब चुके हैं इससे, यानी कोई भी जोक को सुनना नहीं चाहता है। तब जोकर ने एक अच्छी बात कही कि जब मेरे एक जोक को लेकर के लोग बार बार उसी जोक को सुनने से लोग लोग हैं जो उनको उत्साह कम हो जाता है, अर्थात वो उनको भूल जाते हैं उन दुखों को, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी एक ही दुखों को लेकर सारी जिंदगी क्यों रोते रहता है, अर्थात हमें दुखों को भूल करके आगे खुशियों से अपना जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे